आज से करीब 2000 वर्ष पहले मैसेडोनिया के शासक फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद 19 वर्ष का एक नौजवान मैसेडोनिया के तख्त पर बैठा, जिसको हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। वह एक महान योद्धा था। अलेक्जेंडर को हम विश्व विजय अभियानों के लिए जानते हैं। अलेक्जेंडर का जन्म ग्रीस के पहला शहर में 356 बीसी को हुआ था। ग्रीस के लोग उसे भगवान ज्यूस का बेटा मानते थे, क्योंकि उनकी मां ओलंपिया भगवान ज्यूस की बहुत बड़ी भक्त थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने सभी युद्ध कलाओं और घुड़सवारी में महारत हासिल कर ली थी। पूरे विश्व को विजय करने का सपना अलेक्जेंडर के गुरु एरिस्टोटल ने उनके मन में बचपन से ही डाल दिया था, जो उनके बड़े होते होते और पक्का होता चला गया। अलेक्जेंडर का विश्व विजय अभियान। 336 बीसी में मैसेडोनिया का राजा बनने के बाद उसने मैसेडोनियन आर्मी के जनरल और फौज को इकट्ठा किया। सेना ने भी अलेक्जेंडर को अपना सामंती राजा घोषित किया। अगले 10 वर्षों में सिकंदर ने पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के बड़े हिस्सों में अभियानों का नेतृत्व किया। 334 बीसी में अलेक्जेंडर ने अपने विश्व विजय की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने एशियाई अभियान की शुरुआत की। उस साल के स्प्रिंग सीजन में वह ट्रॉय शहर में पहुंचा। अलेक्जेंडर ने ग्रेसियस नदी के पास पर्शियन राजा डारियस की सेना का सामना किया। गोगामेला के इस निर्णायक युद्ध में अलेक्जेंडर की सेना ने पर्शियन सेना को बुरी तरह से पराजित किया। युद्ध में पर्शियन किंग डारियस बचकर भाग निकला। अलेक्जेंडर का अगला लक्ष्य इजिप्ट को जीतना था। गाजा की घेराबंदी करके अलेक्जेंडर ने आसानी से इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। उसने वहां पर अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया शहर का निर्माण किया और ग्रीक भाषा, कल्चर और व्यापार के लिए उस शहर को केंद्र बनाया। अपने अभियान में आगे बढ़ते हुए 333 बीसी की गर्मियों में सिकंदर की सेना और डारियस की सेना के बीच एक बार फिर से युद्ध हुआ। हालांकि सिकंदर की सेना में ज़्यादा सैनिक होने के कारण उसकी फिर से एक तरफा जीत हुई। पर्शिया के भागते हुए राजा को उसके एक मिलिट्री जनरल ने ही मार डाला। इसके बाद सिकंदर ने खुद को पर्शिया का राजा घोषित कर दिया। अलेक्जेंडर का अगला लक्ष्य पूर्वी पर्शिया था। उसने बैक्ट्रिया के क्षत्रप ऑक्जियार्टिस को पकड़ने के बाद उसकी बेटी रोक्साना से विवाह कर लिया। आज के अफगानिस्तान के उत्तर में अमू दरिया क्षेत्र में एक लंबे अभियान के बाद उसने हिंदू कुश को पार कर लिया। अलेक्जेंडर और पोरस के मध्य हुआ बैटल ऑफ हाइडेस्पेस। जब अलेक्जेंडर ईरान से आगे बढ़ा तो भारतीय सीमा पर बसे छोटे छोटे राज्यों ने अलेक्जेंडर की बड़ी सेना को देखते ही हथियार डाल दिए। पश्चिमी सीमा पर जो प्रमुख राज्य था वह गांधार था। अलेक्जेंडर ने जब गांधार में प्रवेश किया तब गांधार नरेश अम्भिराज ने लड़ने के बजाय आत्मसमर्पण कर दिया और साथ ही अलेक्जेंडर का भव्य स्वागत भी किया। अम्भी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी पड़ोसी राजा पोरस से शत्रुता थी और दूसरी ओर उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं बचा था। इसके बाद अलेक्जेंडर ने अपने एक दूत को राजा पोरस के पास एक संदेश देकर भेजा। दूत ने पुरु नरेश पोरस को अलेक्जेंडर के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, नहीं तो युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। उन्होंने अलेक्जेंडर के आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया और तुरंत अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने के आदेश दे दिए। राजा पोरस का समय 340 बीसी से 315 बीसी तक का माना जाता है। उनका साम्राज्य झेलम और चेनाब नदियों के बीच स्थित था। उनकी सेना भी काफी बड़ी थी, जिसमें 20,000 पैदल सैनिक, 5,000 घुड़सवार और 150 हाथियों की सेना भी थी। राजा पोरस अपनी संपूर्ण सेना के साथ झेलम नदी के किनारे सिकंदर की सेना की प्रतीक्षा करने लगे और वहीं दूसरी ओर राजा पोरस के द्वारा आत्मसमर्पण का प्रस्ताव ठुकराए जाने के पश्चात अलेक्जेंडर अपनी व गांधार की सेना के कुछ विशेष सैनिकों के साथ युद्ध के लिए निकले। अलेक्जेंडर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक
और 7,000 घुड़सवार थे। उनकी सेना झेलम नदी के दूसरे किनारे तक आ पहुंची। झेलम नदी के किनारे दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। अलेक्जेंडर के लिए झेलम नदी को पार किए बिना युद्ध जीतना असंभव था। सिकंदर ने इस पर गहन विचार किया और उत्तर की तरफ उसने झेलम नदी को पार करने का छिछला रास्ता ढूंढना शुरू किया। अपने विशिष्ट 11,000 की सैनिक टुकड़ी के साथ उत्तर की तरफ आगे बढ़ने पर उसे एक रास्ता नजर आया। उसी रात में झेलम नदी में बहुत तेज तूफान आया हुआ था और मूसलाधार बारिश हुई थी, जिस कारण अलेक्जेंडर के सैनिकों के झेलम नदी पार करने की आवाज उसमें दब गई। अलेक्जेंडर ने सफलतापूर्वक झेलम नदी पार कर ली और सेना सहित युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगा। तब तक राजा पोरस को सिकंदर के नदी पार करने की सूचना मिल चुकी थी। उन्होंने अपने बेटे को घुड़सवार सेना के साथ उत्तर की ओर भेजा। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया, लेकिन पोरस का बेटा और उसकी घुड़सवार सेना अलेक्जेंडर की सेना के बीच फंस गई। यूनानी सेना के द्वारा राजा पोरस के बेटे की हत्या कर दी गई। राजा पोरस के पुत्र की हत्या करने के पश्चात अलेक्जेंडर की सेना पोरस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी। राजा पोरस ने भी सिकंदर की सेना पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया और स्वयं अपने हाथियों की सेना को भी उस ओर आगे बढ़ा दिया। एक साथ असंख्य हाथियों के चलने से भूमि कांपने लगी थी और विशालकाय हाथियों को अपनी ओर बढ़ते देख अलेक्जेंडर की घुड़सवार सेना में आतंक छा गया। उन्होंने पहली बार किसी युद्ध में हाथियों को देखा था। झेलम का युद्ध शुरू होते ही पोरस की हाथी सेना ने अलेक्जेंडर की सेना को रौंदना शुरू कर दिया। पोरस की हाथी सेना ने बहुत सारे यूनानी सैनिकों को पैरों तले कुचल डाला। यह देखकर अलेक्जेंडर युद्ध में कूद पड़ा। अपने राजा को ऐसे युद्ध करते देखकर यूनानी सेना भी युद्ध में कूद पड़ी। हालांकि दलदली जमीन होने के कारण कुछ ही देर में हाथियों का नियंत्रण खोने लगा। इस कारण कुछ हाथी अनियंत्रित होकर पीछे की ओर मुड़ गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। फिर भी राजा पोरस अपने हाथी पर बैठे अलेक्जेंडर की सेना से युद्ध किए जा रहे थे। ग्रीक हिस्टोरियंस के अनुसार राजा पोरस बहुत बहादुरी से लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। इसके कई कारण थे, जैसे कि सिकंदर की सेना के साथ गांधार की सेना भी युद्ध कर रही थी। जब युद्ध हो रहा था तब झेलम नदी में बाढ़ आई हुई थी और बारिश भी हो रही थी, जिससे पोरस की हाथी सेना दलदल में फंस गई। वह अपनी ही सेना को कुचल दिया। क्या पोरस की हुई थी विजय? दूसरी मान्यता के अनुसार राजा पोरस से लड़ा गया झेलम का यह युद्ध अलेक्जेंडर के लिए आज तक का सबसे भीषण युद्ध साबित हुआ था। राजा पोरस के भाई ने अलेक्जेंडर के घोड़े बुकीफाइलस को मार दिया, जिस कारण सिकंदर जमीन पर गिर पड़ा। जब अलेक्जेंडर ने ऊपर देखा तो उसके सामने राजा पोरस का हाथी खड़ा था। स्वयं यूनानियों ने राजा पोरस को 7 फुट लंबा बताया था। हालांकि उस समय राजा पोरस एक निहत्थे राजा को मारा जाए या नहीं यह सोचने लग गए थे, जिसका लाभ उठाकर सिकंदर के सैनिक उसे तुरंत वहां से ले गए। यूनानियों ने पहली बार अपने राजा की यह स्थिति देखी थी। सिकंदर घायल हो चुका था। वह उसकी सेना ने राजा पोरस के सामने हार स्वीकार कर ली थी और वापस लौट गए। मान्यताएं चाहे कुछ भी हों, लेकिन इसके परिणाम पर सभी एक मत हैं कि इस युद्ध में चाहे राजा पोरस विजयी रहे थे या यूनान का अलेक्जेंडर, लेकिन युद्ध के पश्चात सिकंदर को भारत भूमि छोड़कर जाना पड़ा था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप और किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।